नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पहलवान विनेश फोगाट ने 26 दिसंबर 2023 को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार सरकार को लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुँचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पत्र शेयर किया है। विनेश फोगाट ने पत्र में लिखा, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ये सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, ये सब सारे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं, तो आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी घर की बेटी विनेश फोगाट हूँ और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूँ ये बताने के लिए आपको पत्र लिख रही हूँ। विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा, मुझे साल याद है 2016, जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत कर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थीं और एक दूसरे को बधाई संदेश भेज रही थी। आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी, तब से मुझे वो साल 2016 बार बार याद आ रहा है कि हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी है। विनेश फोगाट ने लिखा, हमें उन विज्ञापनों पर छपने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों को उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब ये सपना धुंधला पड़ता जा रहा है। मैं बस यही दुआ करूंगी कि आने वाली महिला खिलाड़ियों को यह सपना जरूर पूरा हो। विनेश फोगाट ने आगे लिखा, पर हमारी जिंदगियां उन फैंसी विज्ञापनों जैसी बिल्कुल नहीं है। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भोगा है, उससे समझ आता ही होगा कि हम कितना घुट घुट कर जी रहे हैं। आपके वो फैंसी विज्ञापनों के फ्लैक्स बोर्ड भी पुराने पड़ चुके होंगे और अब साक्षी ने भी संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने लिखा, जो शोषण करता है उसने भी अपना दबदबा रखने की मुनादी कर दी है, बल्कि बहुत ही भौंडे तरीके से नारे भी लगवाए हैं। आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। पद्मश्री लौटाने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि निशब्द हूं, ये दिन किसी खिलाड़ी को न देखना पड़े। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत के कुछ ही घंटों के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। उसके एक दिन बाद बजरंग पूनिया ने भी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के विरोध में अपना पद्मश्री लौटा दिया था। नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय की ओर से निलंबित किए जाने पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें, संजय सिंह चुनावों में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। संजय सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, हम सरकार से जाकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कानूनी सलाह भी लेंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ है। वो कहते हैं, विपक्ष ने भी मतदान में हिस्सा लिया है, पर्यवेक्षकों की निगरानी में चुनाव हुआ है। 47 वोट पड़े, जिसमें 40 वोट मुझे मिले, 7 वोट विपक्ष को मिले। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, निलंबन को खारिज किया जाए। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक एक धमाका होने की खबर है। इजरायली दूतावास के एक प्रवक्ता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली अथॉरिटी अपने भारतीय समकक्षों के साथ दूतावास के नजदीक धमाकों के कारण की जांच में सहयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकली 60,244 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्र सीमा 3 साल बढ़ा दी है। आज के आदेश से पहले जनरल कैटेगरी के लिए पुलिस भर्ती की उम्र सीमा 18 से 22 साल थी। अब यूपी सरकार ने 3 साल उम्र बढ़ा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी में 25 साल तक के युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के लिए भी ऊपरी उम्र सीमा 3 साल बढ़ा गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि 25 दिसंबर शाम 7:30 बजे तक 5 करोड़ 35 लाख रुपए हमारे डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान के तहत आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2 लाख लोग केवल 1 हफ्ते में ही इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि किस राज्य से कितनी राशि मिली है, किस राज्य से कितने प्रतिशत लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र इस मामले में सबसे ऊपर है, जिसने सबसे अधिक फंडिंग की है। बाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य आते हैं। इसी तरह से उन्होंने 10 राज्यों के नाम बताए हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन में जुटा है। इस बीच बिहार से किसके पास कितनी सीटें होंगी, इस सवाल से जुड़ी खास चर्चा सामने आ रही है। चर्चा की वजह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की 3 घंटे चली बैठक है। इस बैठक के दौरान बिहार कांग्रेस के सभी शीर्ष पार्टी नेता शामिल थे और सबको बारी बारी से सुना गया। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस बिहार में 8 से 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस पर मंथन हो रहा है। बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 17 बीजेपी के पास हैं। बिहार के वित्त मंत्री और जदयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप ही खबर पैदा करते हैं और आप ही उसे मारते हैं। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को न केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, बल्कि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। पार्टी में कलह की खबरों को उन्होंने गलत बताते हुए कहा है कि जदयू में अंदरूनी खाई तो छोड़िए, कोई खरोंच तक नहीं है। ललन सिंह ने भी इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। मुंगेर के लोकसभा सांसद सिंह जुलाई 2021 से जदयू के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव से पहले काफी उम्मीदें थीं, लेकिन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में भी प्रस्ताव पास किया गया है कि वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इस बीच अब इसको लेकर टेक्नोक्रेट और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी नेता सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है वो बेहद जल्द अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इसे अपनी सुविधा के अनुसार कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें हस्तक्षेप कैसे संभव है, इसका खुलासा करेंगे। उन्होंने साथ ही राजनीतिक दलों से ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने और मतदान के बहिष्कार के बारे में भी विचार करने को कहा। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था तभी से समस्या शुरू हुई। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं। ये SLU बहुत से सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है। SLU जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती है। इसमें हर तरह के वो काम किए जा सकते हैं जिनकी बात हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है और उसे कुछ हफ्ते तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है। उसकी जगह ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिससे निकली पर्ची को अगले 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा ये पर्ची केवल कुछ समय के लिए ही वोटर को ना दिखाई जाए, बल्कि एक कागज पर प्रिंट होकर उसे मिले, जिसे वो अलग से रखे एक बॉक्स में वोट के रूप में डाल सके। ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा ना हो। उसके बाद बक्से में डाली गई वोट की पर्चियों की गिनती की जाए। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हेराफेरी की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। सीपीआईएम की नेता और राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने कहा है कि उनकी पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस आयोजन में नहीं जाएगी। इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हम धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक मंशा के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी समझ में ये देश के संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। देश की सत्ता किसी एक धर्म के रंग में नहीं होनी चाहिए। एक धार्मिक अनुष्ठान का राजनीतिकरण बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाने की खबरें सामने आई थी। खड़गे को पीएम फेस घोषित करने के प्रस्ताव पर गठबंधन में तकरार छिड़ी हुई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी खफा होने की जानकारी सामने आई है। शरद पवार ने अपनी नाराजगी को इशारों में जाहिर करते हुए कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम फेस घोषित नहीं किया गया था। बुजुर्ग मराठा नेता ने कहा, चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। कोई चेहरा सामने नहीं रखने का कोई गलत नतीजा नहीं निकला। अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वो बदलाव लाने के लिए निर्णय लेंगे। पवार के इस बयान को इंडिया में मतभेद कहकर तमाम न्यूज चैनल प्रचारित कर रहे हैं। भाजपा को भी मौका मिल गया है।
इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पवार की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी दीदी द्वारा आगे बढ़ाए गए खड़गे जी के नाम से खुश नहीं है। एक्स पर पूनावाला ने ट्वीट में कहा, एक बार फिर विभाजन खुलकर सामने आ गया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी समेत बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं, उनमें कोई भी पीएम बन जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर ना ही निराश हैं और ना ही मायूस हैं। भले ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से दूर रहने की नीति बनाए रखना पसंद किया है, लेकिन पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि वो विपक्षी गुट के साथ जुड़ जाएं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बसपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा है कि पार्टी तभी जीत सकती है जब वो जाटव दलितों के अपने पारंपरिक आधार के बाहर मतदाताओं से जुड़ेगी। उन्होंने कहा, ये तभी संभव होगा जब हम इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे। बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा, मेरी निजी राय है कि बसपा समेत सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हालांकि बहन जी जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजित विपक्ष से भाजपा को फायदा होगा क्योंकि वोट बढ़ जाएगा। एक अन्य बीएसपी सांसद ने कहा, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बेहतर होगा कि हम इंडिया ब्लॉक से हाथ मिला लें। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और इंडिया ब्लॉक के वोट काटती है तो बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला सुलझाया नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो आज गजा और फिलिस्तीनियों का हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ मिलकर रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भी हाल ही में कहा था, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, बातचीत से मसले हल करने होंगे। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान को छोड़ दीजिए, अब नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला कर कहते हैं कि हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी के साथ कहना चाहूंगा, हमारा भी वही हाल होगा जो गजा और फिलिस्तीनों का हो रहा है, जिस पर आज इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान हाल के दिनों में भारत आते टैंकर और जहाज पर हुए हमलों के मामले में प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल समंदर में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईश्वर से भर दिया है। अरब सागर में हाल ही में MV चेम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत ने गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समंदर की निगरानी बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह बोले, जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा है कि कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों के नतीजे भयानक हो सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत के 146 सांसदों को जानबूझकर निलंबित किया गया और बीते हफ्ते ही संसद से पारित किए गए 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कई प्रतिष्ठित वकील और कानून के जानकार पहले ही इसे विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा कर चुके हैं। खासकर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए इसके भयानक अंजाम हो सकते हैं। बता दें, इस कानून के प्रभाव में आने से पुलिस कस्टडी की अवधि मौजूदा 15 दिन से बढ़कर 90 दिनों के लिए ली जा सकेगी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाली कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है। राजस्थान की नई बीजेपी सरकार ने सोमवार देर शाम एक आदेश जारी कर पिछली कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत करीब 5000 युवा लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसके लिए उन्हें भत्ता भी दिया जाता था। 12वीं पास युवाओं को 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक के लिए योजना से जोड़ा जाता रहा है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हैं एवं सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भांति नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।